जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल DOI स्टडी हब में। मैं पंकज सारस्वत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम जल्दी लौटेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में, जो आज हमारा है अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जल्दी। ओके दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरस्तु जिसको हम लोग एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। अरस्तु जो शिष्य थे, किसके शिष्य थे ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अरस्तु थे प्लेटो के शिष्य, प्लेटो थे सुकरात के शिष्य, अरस्तु को एरिस्टोटल भी बोला जाता है। और इनके शिष्य कौन थे? अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ये एक सीरीज थी इन लोगों की। तो हमारे जो सिलेबस का पार्ट था वो प्लेटो तो हमने कवर किया, अरस्तु हम लोग कवर कर रहे हैं। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। तो बात करेंगे हम लोग अरस्तु की। अरस्तु जो बहुत महान वैज्ञानिक थे और अरस्तु को मुख्य रूप से मुख्य रूप से उनको राजनीतिक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। इनका जन्म 384 बिफोर क्राइस्ट हुआ और इनकी मृत्यु 323 में हुई। सबसे पहले जानना आपके लिए ये जरूरी है कि अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व हुआ, इनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व हुई। अरस्तु जो एक राजनीतिक विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं, वो क्यों जाने जाते हैं, ऐसा क्या था कि उनको पॉलिटिकल साइंस का फादर माना गया? देखिए, अरस्तु हमारे राजनीतिक विज्ञान के परिवार में पहले वो थिंकर थे, पहले वो सदस्य थे जिन्होंने राजनीति को कंपेयर करके पढ़ना स्टार्ट किया। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद हम लोग तुलनात्मक राजनीति को भी पढ़ेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन करने वाले प्रथम व्यक्ति ही कौन थे? अरस्तु थे। क्लियर है यहाँ तक की बात? अरस्तु ने तकरीबन 158, मोर देन कहा जाता है 158 एक फिगर है, इससे ज्यादा देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति के विचारों को सामने रखा था। अरस्तु की जो सबसे फेमस बुक है, जो सबसे विख्यात बुक है, जो मतलब राजनीति साइंस की राजनीति विज्ञान की सबसे फेमस, सबसे बड़ी पुस्तक जिसको ग्रंथ जिसको माना जाता है, उसका नाम है पॉलिटिक्स। उसका नाम है दोस्तों पॉलिटिक्स। ओके, पॉलिटिक्स जो है वो रिलेटेड है पॉलिटिकल साइंस से, रिटन बाय अरस्तु। इट्स रिलेटेड विद पॉलिटिकल साइंस एंड रिटन बाय अरस्तु। ओके, इसको पॉलिटिकल साइंस के ऊपर फर्स्ट टेक्स्ट बुक भी माना जाता है। देखिए यहाँ पे समझिए आप कि पॉलिटिक्स इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट text on pole science. First text of pole science. Aristotle is also known as Aristu is also known as father of पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता भी माना जाता है। अरस्तु के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बातें कही गई हैं उनके बारे में, वो कही गई हैं मैक्सी के द्वारा। हम उसको आगे चल के समझेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक बात बताई अरस्तु के बारे में, बेसिक भी नहीं अभी पूरी कंप्लीट की वैसे तो। अरस्तु जिनको एरिस्टोटल कहा जाता है, ये उन्होंने फेमस बुक लिखी पॉलिटिक्स, जन्म 384 में, मृत्यु 322 में। पॉलिटिक्स जो है वो फर्स्ट टेक्स्ट मानी जाती है पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। दूसरी बात, अरस्तु जो है उनको पॉलिटिकल साइंस का फादर भी माना जाता है। अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य थे और अलेक्जेंडर जो है वो अरस्तु के शिष्य थे। ये एक रिदम है जो हमने आपको भी समझाया। ओके, बात करते हैं कि अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ, उस समय क्या वहाँ के हालात थे। तो अरस्तु का जन्म जो है वो थ्रेस नामक एक स्थान पर हुआ। ये बेसिकली कॉलोनी थी जहां पर उनका जन्म हुआ, वो कॉलोनी थी। कॉलोनी किसकी थी दोस्तों? वो कॉलोनी थी ग्रीक की। थ्रेस के अंदर स्टार जीएस नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ, जो कि कॉलोनी थी ग्रीस की।
ठीक है, ग्रीक की कॉलोनी थी जहां पर इनका जन्म हुआ। अरस्तु का पूरा जीवन जो था वो पूरा का पूरा जीवन उनका राजनीतिक विज्ञान के ऊपर डिफरेंट रिसर्च करने में, अलग अलग संविधानों को स्टडी करने में और एक बेहतर किताब को लिखने में पूरा जीवन उनका व्यतीत हुआ। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का फादर इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने प्रॉपर सिर्फ राजनीतिक विज्ञान की ही बात करी है, उन्होंने आसपास समाज और इधर उधर की बात नहीं करी। अरस्तु वो व्यक्ति थे, पहले वो दार्शनिक थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात करी, राज्य जो है वो एक आंगिक प्रक्रिया है, कैसे है उसकी बात करी। अरस्तु ने बहुत सारी ऐसी बातें करी हैं जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सच दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको अरस्तु के बारे में एक बेसिक बातें बताई हैं कि अरस्तु जो थे उनका जन्म थ्रेस नामक जगह पे हुआ, जो कॉलोनी थी ग्रीक की, थ्रेस में भी कहाँ हुआ, स्टर्जियस पे हुआ। 384 में जन्म हुआ, 322 में उनकी मृत्यु हुई। पॉलिटिक्स उन्होंने किताब लिखी, फर्स्ट टेक्स्ट ऑन पॉलिटिकल साइंस, और अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। ओके, फिर आती है बात जो हमने लास्ट क्लास में समझी थी स्टडी मेथड की, जो हमने प्लेटो के टाइम पे पढ़े थे, डिफरेंट स्टडी मेथड, उनका क्या क्या मतलब होता है। और अरस्तु ने या किसी भी राजनीतिक दार्शनिक वैज्ञानिक ने उस अपने राजनीतिक जीवन के दौरान किस पद्धति का प्रयोग किया, ये जानना भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अरस्तु ने कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया। सबसे पहले ही यूज्ड इंडक्टिव मेथड का उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने डायलैक्टिक मेथड का प्रयोग किया, डायलैक्टिकल मेथड का प्रयोग किया। डायलैक्टिक के बाद उन्होंने टेलियोलॉजी का प्रयोग किया, और अंत में उन्होंने एनालिटिकल का प्रयोग किया। ये 4 पद्धतियां थी जो अरस्तु ने प्रयोग करी, लेकिन इसके अंदर जो सबसे मुख्य पद्धति जिन पर उन्होंने सबसे अधिक जोर दिया, देखिए अरस्तु ने 4 पद्धतियां अपने दर्शन में पढ़ी, लेकिन जो चीज उन्होंने समझाई, जिस पर उन्होंने फोकस किया, जिसको उन्होंने वास्तविक रूप से माना, वो थी टेलियोलॉजी को। टेलियोलॉजी को अरस्तु ने मुख्य रूप से अपनाया था इन द सेंस कि उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी है द पॉलिटिक्स, या जो उन्होंने अपने विचार लिखे हैं, जितने भी उनके ग्रंथ हैं, उनमें सबसे जो फेमस जो उन्होंने पैटर्न को प्रयोग किया, जो मेथड उन्होंने प्रयोग किया, वो था टेलियोलॉजी का। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अरस्तु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूँ, आते हैं क्वेश्चंस। फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अरस्तु को पहला पॉलिटिकल साइंस का फादर माना जाता है। उसके बाद ही इज नोन एज साइंटिस्ट, या फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ पोल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का इनको प्रथम साइंटिस्ट भी माना गया है। किसने कहा है कि ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस? मैक्सी ने। ये बात मैंने आपको बताई थी कि इनके बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बातें कही है वो मैक्सी ने ही करी है। ठीक है, अगला है कि ही सेपरेटेड, अरस्तु की बात कर रहे हैं हम, अरस्तु सेपरेटेड एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस से एथिक्स को अलग करने की बात करी है। ठीक है, यानी कि वो एथिक्स को अलग मान के चलते हैं और पॉलिटिकल साइंस की अलग बात करते हैं। ही डिफाइन द लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका ये, ही डिफाइन द लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु डिफाइंड द लॉ? अरस्तु डिफाइंड द लॉ। अरस्तु ने सभी की सभी जो कानून थे, किताबें थी, उनके जो लॉज थे, उन सबको प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया है। तो यहाँ पे आपने अरस्तु के बारे में क्या क्या बातें अभी हमने अरस्तु के बारे में समझिए। सबसे पहले इनका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने बात करी, क्या था, कैसे था, कहाँ जन्म हुआ, किन से उसमें थे। उसके बाद हमने कौन से मेथड प्रयोग किए, हमने इसकी बात करी। मेथड के बाद हमने इनकी बात करी अरस्तु के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरस्तु के बारे में फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, ये फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, मैक्सी ने कहा। इन्होंने सेपरेट किया है एथिक्स को पॉलिटिकल साइंस से, इन्होंने डिफाइन किया है लॉ को। ठीक है, अगर मैं एक नई बात इनके बारे में कहूँ तो वो ये रही कि अरस्तु इज फर्स्ट रियलिस्टिक थिंकर, ही इज फर्स्ट
रियलिस्टिक थिंकर। अब देखिए ये बात को आप समझिए, इन्होंने एथिक्स को पॉलिटिकल साइंस से अलग किया है, एथिक्स अलग किया है, पॉलिटिकल साइंस अलग किया है, ठीक है। तो इनको हम लोग फर्स्ट रियलिस्टिक थिंकर के नाम से भी इनको माना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। ये पहले रियलिस्टिक थिंकर थे। उसके अलावा ही गिव द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन भी किया था। ही गिव द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। ओरिजिन का मतलब आप समझते हैं अंगिक प्रक्रिया, जैसे शरीर के अंग से मिलकर शरीर पूरा बना। शरीर किसी का मतलब ऐसा नहीं है कि शरीर है, नहीं, शरीर के अंदर हाथ है, मुंह है, नाक है, हर चीज का शरीर के अंदर प्रयोग है, उसी का शरीर पूरा है। कोई व्यक्ति हो जो जिसके भगवान ना करे, कोई जैसे व्यक्ति होते हैं कि जिसकी आंखें नहीं होती, हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, किसी भी टाइप की उनको जब कोई समस्या होती है तो क्या बोलते हैं, इसका शरीर कंप्लीट नहीं है, राइट। उसी प्रकार से यहाँ पे अरस्तु बात करते हैं कि राज्य क्या है, राज्य एक आंगिक प्रक्रिया है, यानी कि सभी लोगों से मिलकर राज्य बनेगा। यदि कोई एक समुदाय, व्यक्ति, धर्म या किसी भी चीज की बात करें वो अगर नहीं है तो राज्य जो है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ये यहाँ पे अरस्तु का कहना है। उसके बाद वो बात करते हैं दोस्तों, एक सेकेंड जी, हाँ, उसके बाद अरस्तु बात ही डिफाइन द लॉ, ओके। उसके बाद वो बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, यानी कि जो तुलनात्मक राजनीति वो शुरू ही अरस्तु ने करी है। ही गेव बर्थ टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। कैसे? ही रीड 158 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज या ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। ही स्पीक अबाउट सिटीजनशिप, लॉज एंड गॉड, ठीक है। तो ये बात आप यहां पे समझिए। सबसे पहले अरस्तु के बारे में क्या बात हमने करी कि अरस्तु इज द फर्स्ट रियलिस्टिक थिंकर। उन्होंने एथिक्स को पॉलिटिकल साइंस से अलग किया है, तो ऑब्वियसली वो रियलिस्टिक थिंकर हो जाते हैं। दूसरी बात हमने करी, ही गेव द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। ओरिजिन ऑफ स्टेट मैंने आपको समझाया क्या होता है कि राज्य जो है वो एक आंगिक प्रक्रिया है, अंगों के हिसाब से राज्य बनता है। तीसरी बात वो करते हैं, ही गेव बर्थ टू द कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत करी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैसे शुरुआत करी कि उन्होंने 158 देशों के संविधान को पढ़ा, उसके बाद अपनी पुस्तक और अपने ग्रंथ को उन्होंने जन्म दिया। फिर बात करते हैं ही स्पीक अबाउट सिटीजनशिप। उन्होंने सिटीजनशिप की बात करी है, उन्होंने लॉज की बात करी, उन्होंने गॉड की बात करी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अरस्तु की तो बात होगी कि उनका स्टडी पैटर्न क्या था। जैसे मैंने आपको स्टडी पैटर्न स्टार्टिंग में हमने क्लियर किया था, ये स्टडी पैटर्न था। उन्होंने लेकिन फोकस जो किया था वो टेलीलॉजिकल पद्धति पर उन्होंने फोकस किया था। अब आप समझिए टेलीलॉजिकल पद्धति होती क्या है। टेलीलॉजिकल पद्धति का मतलब होता है कार्य करने से पहले रिजल्ट की कल्पना करना। हालांकि हम लोग पहले भी कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। टेलीलॉजिकल मेथड होता है कार्य करने से पहले रिजल्ट की कल्पना करना। टू थिंक अबाउट द रिजल्ट बिफोर टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। ये होती है टेलीलॉजिकल पद्धति। टेलीलॉजिकल पद्धति का मतलब आप समझ गए कि कोई भी कार्य करने से पहले जब हम रिजल्ट की कल्पना करते हैं उसको हम लोग टेलीलॉजिकल पद्धति कहते हैं। उसके बाद वो बात करता है स्टेट इज प्रेयर टू इंडिविजुअल। पहले आप ये बात समझें, जैसे इसका एक एग्जांपल बहुत अच्छा दिया गया है कि टेलीलॉजिकल पद्धति का एक एग्जांपल दे रखा है कि पहले मेरे दिमाग में एक विचार आया,
पहले मेरे दिमाग में क्या आया, विचार आया कि मुझे एक मेज बनानी है, एक टेबल बनानी है। फिर मैंने उसके लिए क्या क्या चीज़ें, अब देखो जो बनना है वो पहले मेरे दिमाग में आया, काम करने से पहले रिजल्ट मेरे दिमाग में क्या आया कि जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई मैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है, हम लोगों को प्रोफेसरशिप ज्वाइन करनी है, ये क्या है, ये रिजल्ट है। अब वहाँ तक पहुँचने का जो स्टेप है वो टेलीलॉजिकल मेथड है। बात समझे आप, मुझे मेज बनानी है, रिजल्ट है, लेकिन मेज बनेगी कैसे, उसके लिए क्या सामान आएगा, कारपेंटर आएगा, क्या क्या चीजें आएंगी, लकड़ी आएंगी, जो भी XYZ सामान है वो सारा का सारा क्या है, वो टेलीलॉजिकल मेथड है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता कि टेलीलॉजिकल मेथड का मतलब क्या होता है, काम करने से पहले उसके रिजल्ट की कल्पना करना, पेपर देने से पहले रिजल्ट का फोकस कर लेना, भाई मैं वो रिजल्ट पास करना है किसी भी सिचुएशन में, वो हमारा टेलीलॉजिकल मेथड है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, यहाँ पे जो अरस्तु हैं वो एक बात और करते हैं, वो बोलते हैं स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल। ये भी एक टेलीलॉजिकल मेथड का ही एक एग्जांपल है कि स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल। स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल। राज्य जो है वो व्यक्तियों से पहले आता है, राज्य को उसने पहले उसकी संकल्पना में रखा है अरस्तु ने। क्लियर दोस्तों यहाँ तक की बात। ओके, उसके बाद इसको भी बेसिकली हम लोग टेलीलॉजिकल मेथड के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसने राज्य को पहले माना है, व्यक्तियों को बाद में माना है। राज्य की कल्पना उसने पहले कर ली, वो रिजल्ट है, और व्यक्ति जो है वो उसका साध्य है, वो उसके अंदर यूज होने वाली चीजें जिनसे मिलकर राज्य बनता है। अल्टीमेटली क्या बना, राज्य। रिजल्ट क्या है, राज्य किससे बन के मिलेगा, व्यक्तियों से। तो स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल, राज्य जो है व्यक्तियों से पहले है। ये भी एक तरह से टेलीलॉजिकल मेथड ही माना जाएगा। ओके दोस्तों, बात करते हैं उसके बाद इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि अरस्तु एक्सप्लेन स्टेट इन डिटेल। अरस्तु ने क्या क्या है, अरस्तु ने स्टेट को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ही एक्सप्लेन द स्टेट इन डिटेल्स। उन्होंने डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक्सप्लेन किया है, इसका मतलब आप समझिए कैसे कैसे बना स्टेट। इंडिविजुअल, आप समझिए कि अरस्तु ने राज्य को कैसे बनाया। सबसे पहले वो, जैसे कि आपने देखा कि राज्य जो है वो एक आंगिक प्रक्रिया है, राज्य जो है वो प्रेयर है इंडिविजुअल से। तो राज्य बनेगा कैसे, है ना, राज्य बनेगा कैसे, ये भी तो जानना हमारे लिए उतना जरूरी है। तो देखिए राज्य कैसे बना रहा है अरस्तु। अरस्तु कहते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, इंडिविजुअल हुआ, मैं एक इंडिविजुअल हुए, आप इंडिविजुअल हुए, XYZ हम लोग इंडिविजुअल हुए। ठीक है ना, इंडिविजुअल लोगों से मिलकर क्या बनती है, फैमिली बनती है। आप अपने घर में अकेले हो तो वो फैमिली नहीं है ना। जब आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, बच्चे जब सब साथ में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो फैमिली बन जाएगी। अकेले की तो फैमिली नहीं हो सकती। क्लियर है यहाँ तक की बात। तो अरस्तु कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है उनसे मिलके बनी फैमिली। फैमिली से मिलके क्या बनेगा, अब जैसे एक आपकी फैमिली होगी, एक मेरी फैमिली होगी, एक तीसरी होगी, एक चौथी होगी, डिफरेंट डिफरेंट फैमिली होगी। उन सब फैमिली से मिलके क्या बनता है, सोसाइटी या विलेज। अलग अलग फैमिली से मिलकर विलेज बना। यहाँ तक की बात समझ में आई कि एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल से क्या बनेगा, इकट्ठे होंगे इंडिविजुअल तो बनेगी फैमिली, और इकट्ठी होंगी फैमिली तो क्या बनेगा, विलेज बनेगा। ठीक है, और ऐसे कई सारे विलेज बन जाएंगे तो विलेज से मिलकर क्या बनेगा, स्टेट बनेगा। समझे आप यहाँ तक की बात। ही एक्सप्लेन द स्टेट इन द डिटेल, ये उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है स्टेट की डिटेल में। आप समझिए इस बात को, इसको नोट भी कीजिए। समझ में आया दोस्तों यहाँ तक कि वो एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेट को डिटेल्स में, कैसे कि व्यक्तियों से मिलकर परिवार बनता है, परिवारों से मिलकर सोसाइटी या गांव बनता है, और गांव से मिलकर क्या बनता है, राज्य बनता है। बहुत बेसिक सी बात है, बहुत प्रैक्टिकली बात है, इसलिए इनको जो है वो रियलिस्टिक थिंकर माना गया है कि ये बिल्कुल रियलिटी पे बात कर रहे हैं, एथिकली बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा। वो कहता है ये है, एक्चुअल में ये है, ये रियलिटी है, रियलिटी के हिसाब से ही हम लोग बात करेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने स्टेट बना दिया। अब वो कहते हैं द डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल इज ओनली पॉसिबल इन द स्टेट। किसी भी व्यक्ति का जो एक विकास है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य में ही हो सकता है, व्यक्ति अलग से कोई विकास नहीं कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक की बात। वो कहते हैं द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल
इज पॉसिबल ओनली इन स्टेट। जो एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो सिर्फ और सिर्फ राज्य में ही पॉसिबल है। ठीक है, वो साथ में ये भी कहते हैं मैन इज सोशल एनिमल, मैन इज सोशल एनिमल। व्यक्ति जो है वो सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी का मतलब है कि व्यक्ति समाज से अलग नहीं रह सकता। वो ये भी कहते हैं अगर कोई व्यक्ति समाज में नहीं रह रहा, समाज से अलग रह रहा है, तो या तो वो पशु है या वो भगवान है, इन्हीं में से कोई हो सकता है। क्योंकि यदि वो व्यक्ति है, यदि वो मनुष्य है, तो वो उसको समाज में ही रह रहा होगा, उसको समाज में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि समाज और राज्य के द्वारा ही किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट पॉसिबल है। अकेला कोई व्यक्ति डेवलपमेंट नहीं कर सकता। यहाँ तक की बात दोस्तों आपको क्लियर हुई? ओके, इसके बाद वो बात कर रहे हैं राइट इसके बाद वो बात कर रहे हैं कि स्टेट इज नेचुरल इंस्टीट्यूशन, स्वाभाविक संस्था है। स्टेट क्या है? एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। स्टेट इज नेचुरल इंस्टीट्यूशन, एक स्वाभाविक संस्था है। यानी आप मत बनाओ इसको, ये आपके भरोसे नहीं बैठा स्टेट की, आप बनाओगे तो स्टेट बनेगा, नहीं। स्टेट स्वाभाविक है, आपको उसके अंदर रहना, तो आप देखो जैसा स्टेट कहेगा आपको वैसा रहना पड़ेगा। आप स्टेट को अपने हिसाब से नहीं चलाओगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये यहाँ पे बहुत क्लियर कट अपने बातों को लेके अरस्तु साहब ने सारी बातें रखते हैं। ओके, उसके बाद अरस्तु कहते हैं कि जो स्टेट है वो सुप्रीम एसोसिएशन है, यानी कि उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। वो किसी भी न्याय व्यवस्था को भी स्टेट का ही हिस्सा मानते हैं। कहता है जो न्याय है वो स्टेट दे सकता है, जुडिशरी सिस्टम नहीं दे सकता। स्टेट इज व्हाट? इट्स अ सुप्रीम एसोसिएशन। स्टेट इज सुप्रीम एसोसिएशन। स्टेट जो है वो सुप्रीम एसोसिएशन है, ये बात करते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं ओरिजिन थ्योरी, उन्होंने ओरिजिन थ्योरी दी है, यानी कि अंगों से मिलकर जैसे शरीर बनता है, ऐसी व्यक्तियों से मिलकर स्टेट बनता है। स्टेट की उन्होंने क्या दी है? ओरिजिन थ्योरी दी है। ठीक है, वो सेल्फ सफिशिएंट बोलते हैं। स्टेट इज व्हाट? स्टेट इज सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर है। स्टेट इज व्हाट? सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर। जो आजकल आत्मनिर्भर की बातें चल रही हैं, वही राज्य है उनका। तो देखिए स्टेट के बारे में वो क्या बोल रहे हैं कि मैन इज सोशल एनिमल, व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा बोलते हैं स्टेट इज नेचुरल इंस्टीट्यूशन, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तीसरा वो बोलते हैं स्टेट इज अ सुप्रीम एसोसिएशन, वो सुप्रीम पावर है, उससे ऊपर कोई पावर नहीं मानी उन्होंने। एक वो बोलते हैं इट्स ओरिजिन ऑफ थ्योरी, यानी ओरिजिन थ्योरी का मतलब है वो आंगिक प्रक्रिया है। लास्ट में बोलते हैं स्टेट इज सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि आत्मनिर्भर। राज्य जो है वो आत्मनिर्भर प्रक्रिया है। यहां तक की बात आपको समझ में आती है? वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बोलते हैं राज्य को लेके, वो राज्य को लेके बोलते हैं कि प्राइम आइडेंटिटी ऑफ स्टेट इज प्राइम आइडेंटिटी ऑफ स्टेट। ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछा गया है कि राज्य की मुख्य पहचान क्या है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, इस पर आप फोकस कीजिएगा, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। प्राइम आइडेंटिटी ऑफ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशन। बात को समझिएगा कि जो राज्य है उसकी जो प्राइम आइडेंटिटी है, यानी कि उसकी जो मुख्य पहचान है वो क्या है? उसका संविधान है। राज्य की प्राइम आइडेंटिटी क्या है? उसका संविधान है। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक एक बार आप इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए एक बार, कुछ छूट गया है तो। उन्होंने एक्सप्लेन किया है स्टेट को डिटेल्स में, उन्होंने एक्सप्लेन किया है क्या है स्टेट। इंडिविजुअली उन्होंने बात करी है स्टेट की कि स्टेट में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, उन्होंने बोला है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज पॉसिबल ओनली इन द स्टेट, ये भी बात उन्होंने करी है। फिर वो बात करते हैं, उसके बाद वो बात करते हैं क्लासिफिकेशन, मैन इज सोशल एनिमल। वो कहते हैं कि स्टेट इज अ नेचुरल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इज सुप्रीम एसोसिएशन, ओरिजिन थ्योरी, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर है स्टेट। ठीक है, बात करते हैं वो प्राइम आइडेंटिटी ऑफ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ
यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। प्राइम आइडेंटिटी ऑफ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वो बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने संविधान का वर्गीकरण भी किया है, उन्होंने संविधान का क्लासिफिकेशन भी किया है। क्लासिफिकेशन कैसे किया? क्योंकि उन्होंने 158 देशों का संविधान पढ़ा है। ही क्लासिफिकेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या मानते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक रूल बुक मानते हैं। क्या मानते हैं? रूल बुक मानते हैं। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशन इज रूल बुक। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा गया है। रूल बुक, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो एक रूल बुक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इज टू फाइनल द एम ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू फाइनल द एम ऑफ स्टेट, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? उनका ऑब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का टू फाइनल द एम ऑफ स्टेट। फिर वो बोलते हैं कि एक्सप्लेन द टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगले पॉइंट पे एरिस्टोटल एक्सप्लेन the two types. He explained the two types of constitution. Two types of constitution. उन्होंने दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे वर्णन किया है। पहला है नंबर, रूल ऑफ नंबर, और दूसरा है रूल ऑफ नंबर। रूल ऑफ नंबर का मतलब है कि किस प्रकार से शासन, यानी कि एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन या बहुत व्यक्तियों का शासन, उसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ नंबर, ठीक है। उसका वो बात करते हैं पर्पस, कि शासन का पर्पस क्या है। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी। पर देखिए रूल ऑफ नंबर के अंदर क्या क्या चीजें आती है। रूल ऑफ नंबर के अंदर आती है कि क्या क्या प्रकार से शासन किया जा सकता है। वो यहाँ पे बोलते हैं कि एक व्यक्ति का शासन राजतंत्र है ना, कुछ व्यक्तियों का शासन धनिक तंत्र भी हो सकता है, बहुत व्यक्तियों का शासन लोकतंत्र भी हो सकता है। यहाँ पर जो आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से जो आपको रटनी है, वो ये है कि अरस्तु शासन की सबसे वर्स्ट, सबसे बुरी व्यवस्था जो है वो मानते हैं कौन सी? लोकतंत्र को। वो लोकतंत्र के सपोर्टर बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने रूल ऑफ नंबर की बात करी। रूल ऑफ नंबर में उन्होंने तीन चीजें बात करी हैं। पहली एक व्यक्ति का शासन, दूसरी दो व्यक्ति का शासन, तीसरी दो या कुछ व्यक्तियों का शासन, तीसरी बहुत व्यक्तियों का शासन। फिर वो बात करते हैं पर्पस ऑफ रूल। पर्पस ऑफ रूल के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पर्पस ऑफ रूल के अंदर क्या क्या आता है? जैसे कि एनार्की हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, मोनार्की हो गई, ये सारी की सारी चीजें जो है ये सब पर्पस ऑफ रूलिंग है। तो यहाँ तक की बात आपको दोस्तों समझ में आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों आपको समझाया गया कि रूल ऑफ नंबर यानी कि किस प्रकार से रूल्स अरस्तु ने एक्सप्लेन किए हैं। कुछ व्यक्तियों का शासन, एक व्यक्ति का शासन, बहुत व्यक्तियों का शासन। उसी प्रकार से उन्होंने पर्पस ऑफ रूल की बात करी है। धनिक तंत्र, लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, मोनार्की, एनार्की, डेमोक्रेसी, ऐसे डिफरेंट उन्होंने रूल की भी बात करी है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो आज हमने आपको अरस्तु का समझाया, इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। एक बार इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ पहले कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। देखिए सबसे पहले हमने बात करी है अरस्तु की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। अरस्तु क्या थे, कौन सी किताब लिखी, कब जन्म हुआ, कहाँ कॉलोनी थी, क्या क्या था, वो हमने इसमें सारी चीज़ कवर करी। दूसरी हमने बात करी उनके मेथड की। उन्होंने 4 मेथड पर फोकस किया, लेकिन जो मेन उनका मेथड था वो था टेलीलॉजी, जिसका मतलब होता है कार्य करने से पूर्व उसके रिजल्ट की कामना करना, रिजल्ट के बारे में सोचना। तीसरी हमने बात करी अरस्तु के बारे में, जो कुछ बातें मैक्सी ने कही हैं, डिफरेंट बातें जो उनकी फेमस हुई हैं, वो क्या था कि ही इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इन्होंने फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैक्सी ने कहा है ऐसा। ही सेपरेट द एथिक्स फ्रॉम पॉलिटिक्स,
उन्होंने एथिक्स को राजनीति से अलग किया, इसलिए वो इसी चक्कर में वो रियलिस्टिक थिंकर भी माने जाएंगे। ही डिफाइन द लॉज, उन्होंने लॉ को अच्छे से डिफाइन किया। फिर वो बात करता है ही इज द फर्स्ट रियलिस्टिक थिंकर, जो बात अभी कही थी बात दोबारा आ जाती है कि वो पहले रियलिस्टिक थिंकर माने गए हैं। ही गिव द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, उन्होंने आंगिक प्रक्रिया को एक्सप्लेन किया है राज्य की। ही गिव बर्थ टू कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, उन्होंने राजनीति में जो तुलनात्मक राजनीति उसको जन्म दिया है। उन्होंने 158 देशों से ज्यादा देशों कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया और अपने ग्रंथों में उन सबको डाला। ही स्पीक अबाउट द सिटीजनशिप, लॉ एंड गॉड, उन्होंने गॉड की भी बात मानी है, लॉ को भी माना है और सिटीजन्स को भी माना है। फिर बात करते हैं टेलीलॉजिक मेथड क्या था। टेलीलॉजिकल मेथड था कार्य करने से पहले रिजल्ट की कल्पना करना। स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल, ये टेलीलॉजिकल मेथड है। स्टेट जो है वो राज्य से पहले है, ठीक है, कि राज्य से जो स्टेट है वो इंडिविजुअल से पहले है। क्लियर दोस्तों। फिर वो बात करते हैं ही एक्सप्लेन द स्टेट इन डिटेल्स, उन्होंने राज्य को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल से मिलकर फैमिली मिलती है, फैमिली से बनकर विलेज और सोसाइटीज बनती है, सोसाइटी और विलेज से मिलकर स्टेट बनता है। द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज ओनली पॉसिबल इन द स्टेट, किसी भी व्यक्ति की जो विकास है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य में ही हो सकता है। प्रैक्टिकली सही भी है, आज की दुनिया में भी देखो, आप अपने स्टेट से अलग हो गए, अपने गाँव से अलग हो गए, अपने समाज और परिवार से अलग हो गया, आप तरक्की नहीं कर पाते। क्लियर है। फिर बात करते हैं मैन इज सोशल एनिमल, व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। स्टेट इज नेचुरल इंस्टीट्यूशन, राज्य जो है वो एक स्वाभाविक संस्था है। स्टेट इज सुप्रीम एसोसिएशन, ओरिजिन ऑफ थ्योरी, स्टेट सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भरता की वो बात करते हैं। फिर बात होती है दोस्तों इसमें प्राइम आइडेंटिटी ऑफ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशन, जो राज्य है उसकी मुख्य पहचान ही संविधान है। वो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत क्वेश्चन इस पर आते हैं कि रूल बुक कॉन्स्टिट्यूशन को किसने माना है, अरस्तु ने माना है। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू फाइनल द एम ऑफ स्टेट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मुख्य कार्य क्या है, राज्य के जरूरी उद्देश्यों की पूर्ति करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का मुख्य कार्य है। फिर वो बात करते हैं दोस्तों ही एक्सप्लेन द टू टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने दो प्रकार के संविधानों को व्याख्या को एक्सप्लेन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, हालांकि हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इसमें से आपके आते हैं। दो प्रकार के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया है, एक है रूल ऑफ नंबर, दूसरा है पर्पस ऑफ रूल। रूल ऑफ नंबर यानी कि नंबर्स का शासन, एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन या बहुत व्यक्तियों का शासन, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। दोस्तों अरस्तु की अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, उसके अंदर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे रूल ऑफ नंबर्स को, पर्पस ऑफ रूल को। तब तक के लिए आप एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस आप पुराने जाके देखिएगा, आपको कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन इतने में से जरूर मिल जाएंगे जितना अभी तक मैंने आपको कराया हुआ है। हम आपको बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा स्लेब वो नहीं करा रहे, हम आपको पार्ट बहुत ज्यादा कवर नहीं करें किताबों के तौर पे, किताब नहीं लिख रहे हम सिर्फ वही टॉपिक, वही पॉइंट्स को कवर करें जिसमें से आपके लिए क्वेश्चन आते हैं। आपके लिए वही जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है आपको पढ़ाने का वो ये है कि आपका जो एग्जाम है वो डायरेक्ट क्रैक हो जाए, एक बार में वो पास हो जाए। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्टली पढ़ने की जरूरत है। तो हम आपको कवर करेंगे, कोशिश करेंगे जितना स्मार्टली पढ़ा सकें, जितना बेहतर आपके लिए हम कंटेंट कवर कर सकें, जिससे आपके लिए एग्जाम को क्रैक करना इजी रही। तो दोस्तों बने रहिए, आपके साथ मिलते हैं दूसरे पार्ट में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, जय हिंद।